सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो ने सनसनी मचा दी है। इस अजीबो-गरीब वीडियो में सेना की वर्दी पहने कुछ लोग नजर आ रहे हैं। सायरन बज रहे हैं। वर्दी पहने लोग सूट पहने एक शख्स को उठाकर पिकअप ट्रक में डालते हैं। शख्स ने कैप डाली हुई थी। इसके बाद एक और शख्स को उठाकर पिकअप ट्रक में डाला जाता है। वायरल हो रही इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें सैनिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपहरण की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस ड्रिल में नकली ट्रंप को बीच सड़क से उठाकर ले जाया जाता है। वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए हैं। वीडियो की सत्यता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लाइव हिंदुस्तान भी इसकी पुष्टि नहीं करता है। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए एक शख्स ने लिखा, ईरान के बासीज मिलिशिया जो IRGC के अंतर्गत आने वाली अर्धसैनिक बल है, एक अजीब अभ्यास करती हुई नजर आई है, जिसमें वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपहरण का अभ्यास कर रहे हैं। फुटेज में अभ्यास के दौरान ट्रंप जैसे दिखने वाले एक डमी व्यक्ति को पिकअप ट्रक में फेंका जाता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर मजाक और मीम्स की भी बाढ़ आ गई है। यूजर्स ने इसे सुरक्षा अभ्यास नहीं बल्कि सर्कस शो बताया है। एक यूजर ने लिखा, लगता है ये लोग रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि सच में ट्रंप को उठा लें। लोग वीडियो पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई सेना इस तरह की किडनैपिंग प्रैक्टिस करती भी है। इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा को लेकर अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी पहले से जारी अलर्ट को और अधिक सख्त बनाते हुए गुरुवार को सार्वजनिक की गई। खासतौर पर वो इजरायली नागरिक जो वर्तमान में UAE में रह रहे हैं या वहां जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें साफ तौर पर सावधानी बरतने को कहा गया है। NSC ने कहा कि यह फैसला मौजूदा वैश्विक हालात और खुफिया सूचनाओं के आधार पर लिया गया है। एजेंसी का मानना है कि इस समय ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और अन्य आतंकी संगठन इजरायल के खिलाफ अपने रुख में पहले से कहीं अधिक आक्रामक हो चुके हैं। इन संगठनों द्वारा विदेशों में रह रहे इजरायली नागरिकों को निशाना बनाए जाने की आशंका को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। NSC ने यह भी स्पष्ट किया कि हाल ही में इजरायल द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान राइजिंग लायन और गाजा में जारी आयरन स्वॉर्ड्स ऑपरेशन ने इन संगठनों के भीतर बदले की भावना को और तीव्र किया है। इसके अलावा गाजा में हो रहे भूख अभियान और मानवीय संकट ने इजरायल के खिलाफ नफरत को और भी व्यापक बना दिया है। इन घटनाओं के चलते अब इजरायली नागरिकों की विदेशों में सुरक्षा पहले से कहीं अधिक संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण हो गई है। UAE पहले से ही इजरायल की ग्रेड 3 चेतावनी सूची में शामिल है, जिसका अर्थ है कि वहां केवल जरूरी होने पर ही यात्रा की जाए। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अब NSC ने नागरिकों से अपील की है कि वे यात्रा करने से पहले इस फैसले पर गंभीर विचार करें और हर संभव सतर्कता बरतें। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये चेतावनी दरअसल 13 जून 2025 से जुड़ी है, जिसमें इजरायल ने अचानक ईरान पर हवाई हमला किया था। इस हमले में ईरान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी, वैज्ञानिक और नागरिक मारे गए थे। नेतन्याहू सरकार का दावा था कि ये कार्रवाई ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से की गई। हालांकि इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल दागे और इजरायल के भीतर भारी तबाही हुई, जो अपने अस्तित्व के आने के बाद अब तक की सबसे गंभीर तबाही मानी जा रही है। मानवाधिकार संगठन हारना की रिपोर्ट के मुताबिक 28 जून 2025 तक इजरायली हमलों में 1190 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 435 सैनिक, 436 नागरिक और 319 ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी पहचान अब तक नहीं हुई है। वहीं ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 4000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 16 जून तक कम से कम 224 मौतों की बात कही, जिसमें 74 महिलाएं और बच्चे शामिल थे। वहीं गाजा पट्टी की स्थिति भी अलग नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में
60,332 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 1,47,643 लोग घायल हैं और लगभग 11,000 लोग लापता हैं। इजरायली सेना की ओर से की जा रही नाकेबंदी के कारण गाजा में मानवीय सहायता पहुंचना लगभग अब असंभव हो गया है, जिससे वहां के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं बता दें कि गाजा में भूख और कुपोषण की स्थिति भी भयावह हो चुकी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जुलाई 2025 तक भूख और कुपोषण से 127 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिसमें 85 बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक ये आंकड़ा 154 तक हो सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि सहायता वितरण के दौरान हुई हिंसा में अब तक 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बता दें कि इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ये चेतावनी केवल एक औपचारिक संदेश नहीं, बल्कि मौजूदा भू राजनीतिक अस्थिरता और इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों के नतीजे को दर्शाने वाला गंभीर संकेत है। आने वाले दिनों में हालात कैसे मोड़ लेते हैं कि अब केवल खुफिया एजेंसियों में नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्व के विवेक पर भी निर्भर करेगा। दुश्मनों की भाषा जब खुद अपने बोलने लगे तो विश्वास एक पल के लिए नहीं होता, लेकिन जब उनका इतिहास खोजते हैं तो पता लगता है असल में अपने ये नहीं, इनसे कई गुना बेहतर दुश्मन ही है। तुर्की ने हमास को ऐसा झटका दे दिया जिसके बाद तुर्की पसंद लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हमास जो गाजा की रक्षा के लिए लगातार लड़ने का दावा करता रहा और अपनी आखिरी सांस तक गाजा को इसराइल के आगे परोसने से मना कर चुका है, अपने हजारों लड़ाकों को गंवाने के बावजूद भी घुटने नहीं टेके। उसे लेकर तुर्की ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद तुर्की की मंशा पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। तुर्की जो सालों से हमास का खुला समर्थन करता रहा, अब उसी संगठन से दूरी बना रहा है। राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान ने, जिन्होंने हमास को भूमिपुत्र और प्रतिरोध का प्रतीक बताया था, अब उनके संगठन से हथियार डालने और गाजा से हटने की मांग कर रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में हुए एक बड़े संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद आया, जहां सऊदी अरब की अगुवाई में 16 अरब देशों ने 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थन में एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। इस प्रस्ताव का मकसद फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिलाना है, लेकिन शर्त यह है हमास जैसी सैन्य ताकतों को नए फिलिस्तीन की सत्ता से बाहर रखा जाए। तुर्की ने भी इस प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए, जिससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि वही तुर्की था जिसने सालों तक हमास के नेताओं को न सिर्फ शरण दी बल्कि नागरिकता तक दी। इस यूटर्न को लेकर सवाल खड़े हो गए, क्या तुर्की ने हमास से धोखा कर दिया या यह एक रणनीतिक बदलाव है? असल में इस बदलाव के पीछे सिर्फ विचारधारा नहीं, कूटनीति और वैश्विक दबाव का बड़ा खेल है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तुर्की एक नेटो सदस्य देश है और अमेरिका बार बार उसे हमास को समर्थन देने पर चेतावनी देता रहा। साल 2024 की शुरुआत में जब अमेरिका ने तुर्की की आलोचना की, तब से ही संकेत मिलने लगे थे कि एर्दोगान सरकार अब हमास को खुले मंच पर समर्थन देने से पीछे हट रही है। इसके अलावा तुर्की की अर्थव्यवस्था इन दिनों दबाव में है और इसे पश्चिमी देशों के निवेश, व्यापार और पर्यटन की सख्त जरूरत है। ऐसे में हमास जैसे विवादित संगठन के साथ खुलकर खड़ा रहना तुर्की के लिए आत्मघाती हो सकता था। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र पर दस्तखत करके तुर्की ने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसमें वह फिलिस्तीन का समर्थक बना रह सकता है, लेकिन हमास की सैन्य भूमिका से दूरी बना सकता है। यह उस संतुलन का हिस्सा है जिसमें एक ओर मुस्लिम दुनिया की भावनाएं और दूसरी ओर वैश्विक राजनीति की हकीकत। हालांकि तुर्की का यह रुख नया नहीं, यह सालों से 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थक रहा, लेकिन अब पहली बार उसने सार्वजनिक तौर पर हमास को सत्ता से बाहर करने की बात को समर्थन दे दिया। यह बदलाव उस समय आया जब मध्य पूर्व के कई देश हमास से थक चुके हैं और फिलिस्तीन को एक स्थायी राजनीतिक ढांचे में ढालना चाहते हैं।